नमस्कार। स्पिरिचुअल आउटलुक को डेवलप करने के लिए स्क्रिप्चर्स की स्टडी कर रहे हैं और ईशावास्य उपनिषद से हमने शुरू किया है। आज स्क्रिप्चर्स में जो एक पॉपुलर टर्म है, जिसे बार बार कहा जाता रहा है और आने वाले सूत्रों में भी उसकी चर्चा होगी, जिसे हम साधारण भाषा में आत्मा कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, चैतन्य सत्ता कहते हैं, डिवाइन फोर्स कहते हैं, हजारों नाम हैं उसके। और स्क्रिप्चर्स में उसी की चर्चा है। स्क्रिप्चर्स में लगातार एक बात सामने आएगी कि ये जो सेल्फ है इसको कैसे जाने और उस सेल्फ का या उस चैतन्य सत्ता का नेचर क्या है, एट्रीब्यूट क्या है और क्या वो नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, और हम उसे कैसे जाने, अपने जीवन में कैसे लाएं, और जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। यही तमाम उपनिषद का डिक्लेरेशन है। आज थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं कि वो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिस पर पूरी तरह से काम चलता है स्क्रिप्चर्स का, क्या हम उसको ऑर्डिनरी थिंकिंग से, कॉमन सेंस से कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न समाज, आज की जो सिविलाइजेशन है, जिसे हम अगर 400 साल की प्रगति की सभ्यता का नाम दें, तो उसमें हम इस मौलिक तत्व से काफ़ी दूर हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने स्कूल टाइम से जो पठन पाठन का कार्य करता है, अध्ययन करता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें कहीं भी इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की, इस कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड चर्चा नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है। और पहले अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, तब स्कूल कॉलेज से ही या गुरुकुल से ही बच्चों को ये सिखाया जाता था, आत्मा, परमात्मा और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर बहुत गहन गूढ़ बातें, गूढ़ डिस्कशंस और चर्चाएं होती थी। तो इसीलिए आज जब कोई व्यक्ति 30-35 साल की उम्र में अगर किसी कारणवश स्पिरिचुअल टॉपिक की तरफ थोड़ा सा भी आकर्षित होता है, तो उसके सामने बौद्धिक दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। यही वजह है कि वो अपने अर्ली एजुकेशन से ही इन सब्जेक्ट से दूर रहा है। लेकिन हमारा विश्वास है कि स्पिरिचुअल थिंकिंग से ही हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए भी, मेंटल फिटनेस के लिए भी हमारे पास वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ और इसी बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए पहले ये समझते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का, चेतना का, सेल्फ का, वो है क्या और क्या हम उसको एक्सेप्ट कर पाए अगर हम सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें। देखिए, जब भी इस तरह की स्टडी होती है तो उसमें दो प्रकार की धाराओं की स्टडी की जाती है। एक है कॉस्मिक लेवल पे और एक है इंडिविजुअल लेवल पे। स्वयं का भी अध्ययन होता है और जो कॉस्मोस है अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल आइडियाज, उसका भी स्टडी किया जाता है। क्योंकि फंडामेंटल आइडिया ये है कि इंडिविजुअल वो यूनिवर्स का ही मिनिएचर फॉर्म है। एज अबाउ सो बिलो, ऐसा कहा गया है। तो जो यूनिट में है या जो कॉस्मोस में है, वो यूनिट में भी है। कॉस्मोस में जो है उसका जब हम अध्ययन करने जाएं तो बहुत लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है बहुत सारे तत्वों को स्वीकार करने में। क्योंकि स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन में बहुत दूसरी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, इसलिए ये नई बात आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। साइंस में जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्कवरी के साथ और धीरे धीरे सामने आई जाती है और उसका हम एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं लेबॉरेटरी में और इंस्ट्रूमेंट्स में, गैजेट्स में देखते हैं, इसलिए हमारा विश्वास बनता रहता है। लेकिन स्पिरिचुअल टॉपिक्स का जो उसके जो तत्व हैं उनको मान लेना होता है, उनका स्टडी करना और उनको स्वीकार करना। लेकिन हमारी थिंकिंग जो कि अभी वैसी डेवलप्ड नहीं है, इसलिए स्वीकार करने में दिक्कत आती है। तो कॉस्मिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम वक्त वक्त पर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इंडिविजुअल हम क्या हैं, कैसे हैं, इसको तो हम आसानी से समझ सकते हैं। हमारा ह्यूमन
स्ट्रक्चर जो फंडामेंटली बॉडी और माइंड से बना है, उस पर अगर हम थोड़ी सी चिंतन की रोशनी डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम फंडामेंटली इंस्टिंक्ट से चलते हैं, जिसमें सेंस ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन्स हैं। उसी की वजह से हम अपनी जो बेसिक एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। फिर हमारे पास माइंड है और इंटेलेक्ट है, जिससे हम सोच विचार के अपने काम को अंजाम देते हैं। जैसे ही कोई बच्चा टीनेज में आता है, उसको ये बात समझ में आनी शुरू हो जाती है, तो बॉडी तो अपने आप ही काम कर रही है। बॉडी पे हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हम कितना भी खान पान को लेके अवेयर रहें, लेकिन जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जिसको ड्राइव्स भी कहते हैं आजकल, वो हमारे बस में नहीं है। जैसे खाना है तो भूख लगती है, शरीर खाना मांगता है। उसी तरह प्रोक्रिएशन का डिज़ायर है, वो शरीर का डिज़ायर है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, वो अंदर से हुक उठती है। उसी तरह नींद है, वो भी शरीर का डिज़ायर है, शरीर का इंस्टिंक्ट है, वो होता है। बॉडी थक जाता है और नींद करनी पड़ती है। उसी तरह फियर, तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे हमारा शरीर चलता है। तो ये हम समझ सकते हैं सिंपल वे में। उसी तरह हमारा मन है, मन थिंकिंग करता है, विचारों का प्रवाह ब्रेन की सहायता से माइंड करता है। आप सुबह से लेकर रात तक देखें तो आप विचारों का एक ट्रैफिक लगातार चल रहा है, कहीं कोई विराम ही नहीं है। अभी एक टॉपिक पे सोचा, उसको एक्ट किया, फिर दूसरा विचार आया, सोचते रहे, फिर एक्ट किया, फिर तीसरा, चौथा, हजारों विचार और भावनाएं घूमती रहती हैं। और इसके अलावा, थिंकिंग के अलावा, मेमोरी या रिमेम्बरिंग, ये भी माइंड का एक नेचर है, माइंड का एक स्वभाव है कि वो याद रखता है। आपको याद है आज से 10 साल पहले मुख्य घटनाएं, सारी घटनाएं तो नहीं याद रखता। तो अभी हम अगर माइंड को ही स्टडी करें यहाँ से, सिंपल यहाँ से, कि जब भी हमें कोई काम करना होता है तो उसके विचार पहले आते हैं। बहुत सिंपल वे में एग्जाम्पल दूं कि मेरे मन में अभी हठात अगर चाय पीने का ख्याल आया तो पहले चाय की छवि मन में घूमती है। तो ये स्टडी ऑफ मैन, ये स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि जो भी हम करते हैं उसका पहले एक कल्पना मन में आती है। तो फिलोसॉफिकली उसको हम चित्त कहते हैं। चित्त मन का वो भाग है जहाँ कल्पनाएं उठती हैं, बनती हैं, गिरती हैं, फिर मिटती हैं। जो भी हमें करना होता है वो पहले काल्पनिक जगत में हम कर लेते हैं। हमें अगर घर से बाहर भी निकलना है तो पहले एक विजुअल आता है और बार बार आता है कि मुझे घर से जाना है, ऑटो पकड़ना है, गाड़ी पकड़नी है, या पैदल जाना है, व्हाटएवर, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है। तो ये भाग चित्त कहलाता है। फिर उससे सूक्ष्म भाग मन का एक और चेंबर है जो इस सोचे हुए कार्य को करता है। द डूअर आई, मन का वो हिस्सा या मेरा वो हिस्सा जो कार्य करता है। जैसे चाय की कल्पना उठी तो अब चाय पीना है, चाय पिएंगे, तो चाय पीने का कार्य भी मन के एक हिस्से से होता है और शरीर उसको अंजाम देता है। आप ये कॉमन सेंस से देखेंगे, लगातार मन कुछ कहता है, करना चाहता है, और शरीर की सहायता से वो कार्य होना शुरू होता है। तो जब चाय पी रहे हैं तो शरीर भी इन्वॉल्व है, हाथ इन्वॉल्व है, या आप मेल लिखना चाहते हैं तो हाथ इन्वॉल्व है, या आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो वाक इंद्रिय इन्वॉल्व है, बॉडी तो है ही है साथ में। तो इस तरह से ये पहला चित्त हुआ, दूसरा अहम हुआ। तीसरा भाग जो है वो बुद्धि तत्व कहलाता है या महत तत्व कहलाता है, जो काम को करते हुए थोड़ा सा देख रहा होता है। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी कीन ऑब्जर्व करेंगे आप तो आप हमेशा जानेंगे कि आपके पूरे मन का एक हिस्सा लगातार आपको देख रहा होता है, आपके विचारों को भी, आपके एक्शंस को भी। तो ये मन का तीसरा चेंबर है। फिर उसके अलावा जो असली बात है, जो चौथा चेंबर है, जो मन के पार का स्थान है, यानी पहले हम बोलेंगे डन आए, फिर बोलेंगे डूअर आए, फिर एक और आए हैं जो नोअर आए है, वो जान रहा है कि ये सब हो रहा है। फिर उसके बियॉन्ड भी एक और आए है, एक और मैं है, मन का सबसे सूक्ष्म भाग जो मन के पार भी है लेकिन मन से लिप्त है। वो ये है
कि मैं जानता हूं कि मैं हूं। ये जो हम जानते हैं कि हम हैं, यही है आत्म तत्व। फंडामेंटल जो थ्योरी में या थिंकिंग के ज़रिए, फिलॉसफी के ज़रिए अगर हम समझें इस बात को कि क्या है वो आत्म तत्व, वो आपके अंदर का ज्ञानी है जो जानता है कि आप हैं। देखिए, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें और जानवर और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन हेवनली बॉडीज़ हैं, कोई नहीं इतना इवॉल्व है जितना मनुष्य, इस दृष्टि से कि उसको पता हो कि वो है। इतना बड़ा सूर्य जिसकी वजह से धरती पर सब कुछ है, जीवन है, प्राण है और सब कुछ है धरती पर सूरज की वजह से, लेकिन उस सूरज को ये नहीं पता कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो बस मैकेनिकली एक हेवनली बॉडी है और अपना काम कर रहा है। ये सबके साथ है। एक जानवर को ये नहीं पता कि वो है, एक प्लांट को ये नहीं पता कि वो है, जीवन है उनमें, सब कुछ है उनमें, लेकिन ये बोध, इसे हम बोध कहेंगे। इसी को अवेयरनेस भी कहा जाता है। ये जो आजकल बड़ा पॉपुलर शब्द है सेल्फ अवेयरनेस, वो असल में ये बात है। वही है सेल्फ जो जानता है कि आप हैं। अब जिस व्यक्ति में जितना भी ये अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा, प्रगति करता जाएगा, वो धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन के ट्रैक पे आगे बढ़ रहा है, ये माना जाएगा। तब वो उस लेवल पे आता है जिसे हम दृष्टा भाव कहते हैं, या आत्मा का जो स्वभाव है वो कहते हैं। तो वो आत्मा है ये जान जाता है, लेकिन संसार में वो जो कुछ करता है शरीर और मन और बुद्धि से, उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये इसका सौंदर्य है। और जब जब वो आत्मा में थोड़ा भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है या उस स्थान को छू जाता है, तब वो एकदम स्थिर और आनंद में चला जाता है। उस आत्मा का स्वभाव आनंद है, उस सेल्फ का स्वभाव आनंद है। जैसे शरीर का कुछ स्वभाव है, मन का कुछ स्वभाव है। शरीर और मन सुख दुख से ही कार्य करते हैं, ये फंडामेंटल बात है। शरीर अच्छा है तो अच्छा लगता है, शरीर बीमार है तो बुरा लगता है। मन भी चंगा है तो अच्छा लगता है, मन दुखी है तो आप थोड़ी सा डिप्रेशन में है। तो ये जो द्वैत का जगत कंटिन्यूअस चल रहा है, ये ऑर्डिनरी लाइफ है। लेकिन इस द्वैत के पार जो अद्वैत का स्थान है, जो नॉन डुअल एग्जिस्टेंस है, और वो आप ही के भीतर है, वही है चैतन्य सत्ता, वही है सेल्फ। और उसी सेल्फ की चर्चा इन उपनिषदों में की गई है, और उस सेल्फ की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उस सेल्फ को कैसे जाना जा सकता है, ये इन तमाम स्क्रिप्चर्स में कंटिन्यूअसली पुराने ऋषियों ने उंडेल के रखा है, और आज भी हमारे सामने मौजूद है, हमें इंस्पिरेशन देने के लिए कि हम उस सेल्फ से कनेक्ट हों। और मनुष्य जीवन का फाइनल गोल भी यही है। एक और बात यही यहाँ भी कहना चाहूँगा कि हमको जो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये इसी सेल्फ को जानने के लिए मिला है। अगर आप इस सेल्फ को जाने बगैर निकल गए इस दुनिया से, तो देखिए आप फिर आएंगे, आपको फिर वही सब कुछ करना पड़ेगा जो आपने अभी किया है, इस जन्म में किया है। आपको भेजा ही इसीलिए जाता है कि आप उस सेल्फ को जानें। वो जो सुपर सेल्फ है, ये उनका डिज़ाइन है कि हम सभी उनसे मिले। उन्होंने अपने आप को ही, अब ये बड़ी ही पोएटिक बात है, बड़ा इसको साइंटिफिक तरीके से न कहा जा सकता है न समझा जा सकता है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जितनी भी बातें हैं वो थोड़ी सी पोएटिक हैं, फिलोसॉफिकल हैं, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल दायरे में नहीं आती हैं। हाँ, समझाने के लिए लॉजिकल माइंड और लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, रैशनैलिटी का यूज़ होना ज़रूरी है, नहीं तो वो थोड़ा सा सुपरस्टिशियस भी हो सकता है। तो वो जो सुपर सेल्फ है, जिसकी वजह से ये पूरी सृष्टि बनी है, उस सुपर सेल्फ ने ही अपने आप को छोटे छोटे सेल्फ में डिवाइड किया है, और वो इंतज़ार करते हैं कि कब ये छोटे छोटे सेल्फ उन सुपर सेल्फ में वापस मिल जाए। इसी के लिए ये पूरा खेल, ये पूरा संसार, ये यूनिवर्स रचा गया है, और हम उसमें अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें अपने पिता या अपने सुपर सेल्फ से मिलने का मौका मिल जाता है, उसमें मर्ज होने का मिल जाता है मौका। बाकी सब लोग अपनी लड़ाई, अपनी संघर्ष, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने इस यात्रा में चल रहे हैं। लेकिन कहना ये ज़रूरी है कि इस यात्रा की शुरुआत करने का भी एक ख्याल में आना चाहिए, वरना
जिसे हम टेक्निकली कहेंगे अविद्या फोर्स। 2 धाराएं हैं, नेक्स्ट टाइम इस पर डिस्कस करूंगा। ऐसी छोटी छोटी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन उतनी इस लायक नहीं है कि वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझे और समझाए। तो अविद्या फोर्स वही फोर्स है जो आपको इस सुपर सेल्फ से दूर 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 किए जा रहा है, और विद्या फोर्स वो है, थिंकिंग वो है, एजुकेशन वो है, विद्या एजुकेशन, कि वो आपको इस सुपर सेल्फ की तरफ पहले थॉट से फिर प्रैक्टिस से ले जा रहा है। हम इसे साइंटिफिकली सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर कह सकते हैं, और सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। विद्या इज सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज दिस सुपर सेल्फ, दिस परम तत्व, दिस सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज द center of the universe, and we all are existing on the circumference। और circumference से लेकर ये जो center of the universe तक की जर्नी है, ये जो रेडियस है, यही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी हमें आनंद के अनुभव से ही मिलती रहती है। जिसको जितना आनंद मिलता रहेगा उसका रेडियस उतना छोटा होता जाएगा। और आनंद मिला और थोड़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, आनंद मिलता गया, वन फाइन डे वो उस सेंटर में डिसॉल्व हो जाता है, जिसे हम काव्यात्मक भाषा में बूंद समुद्र में समा गई ये कहते हैं। तो ये ऐसी कुछ बातें आने वाले समय में भी करता रहूंगा। साथ साथ हम स्क्रिप्चर्स का भी अध्ययन करते रहेंगे। ईशावास्य उपनिषद से शुरू की ये बात, उसको चलाए रखेंगे। देखने सुनने के लिए धन्यवाद, और एक हफ्ता बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।